नीलकंठ पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें एक पक्षी मोर इसका नायक है। मोर के गर्दन के बाल बहुत सुंदर और नीली आभा लिए हुए हैं, इसीलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया तथा मोरनी सदा उसके साथ रहती थी। इस आधार पर उसका नाम राधा रखा गया, जो कि भारतीय मिथकों में प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। लेखिका के सभी पालतू पशुओं में से एक मोर है। इस पाठ में उसका वर्णन किया गया है। उसके स्वभाव, व्यवहार, हरकतों को विस्तार से बताया है। यह भी रोचक है कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। मोर की गर्दन का पिछला भाग नीला था, जिसके कारण उसका कंठ नीला दिखाई पड़ता था। इसी कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान उसके साथ रहने के कारण मोरनी का नामकरण राधा हुआ। एक बार लेखिका अपने मेहमानों को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि ये मोर की जगह तीतर ले आई है। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आजादी से घूमते रहते थे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी बन गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई, चोंच और तीखी हो गई, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं थी, परंतु वह मोर की सच्ची साथी थी। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बहुत जल्दी बन गया। मोर सभी पक्षियों की बहुत देखभाल करता और जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तब मोर उसे अपनी चोंच से चोट करके दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था तो नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच से पकड़कर टुकड़े कर दिए और खरगोश के बच्चे को बचाया। उसके बाद खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। वसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्रा को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। उसके पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को जब वह साथ में देखती तो उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। दूसरी मोरनी का कुब्जा नाम रखने का कारण क्या था? वह यह कि जब वह लेखिका को मिली तो घायल थी। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर महीने भर में अच्छी हो गई, लेकिन उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजे पर डगमगाती हुई चलने लगी और इसलिए उसका नाम डगमगाकर चलने के कारण कुब्जा रखा गया।
कुब्जा नाम पुराण कथा में आता है, वैसा ही इसका चरित्र भी ईर्ष्यालु था। और इस रेखा चित्र के अंत में कुब्जा ने अपने नाम को सार्थक भी कर दिया। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडे तोड़कर फैला दिए। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मेल मिलाप हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान थे। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज शुरू कर दी। एक दिन वह लेखिका की अलसेशेन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नीलकंठ भी दुखी रहा, मर गया। राधा भी दुख झेलती रही, वह भी अकेली हो गई और कुब्जा को भी अंत में कुछ न मिला। तो इस कहानी का यह अंत हुआ। और इस रेखा चित्र में जो 3 मुख्य पात्र हैं, नीलकंठ, राधा और कुब्जा, हम देखते हैं कि तीनों ने ही अपने नाम को सार्थक किया। नीलकंठ मोर राधा के प्रेम से दूर होकर अपने दुख को अपने कंठ में ही जहर के समान रखे हुए मर गया। राधा उसे प्रेम करती थी, नीलकंठ भी उससे प्यार करता था, लेकिन वे दोनों भी बिछड़ गए और ईर्ष्यालु कुब्जा को कुछ भी न मिला। अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं कि इस रेखा चित्र की विशेषता के साथ लेखिका के दृष्टिकोण और संवेदना भी अति विशेष है, क्योंकि पशु पक्षियों की संवेदना, भावना को समझना और उन्हें शब्दों में उतारकर हमारे सामने एक सुंदर चित्र उपस्थित करना, इसके लिए बहुत अधिक कलात्मकता, या हम जो भी कुछ कहें, ये शब्द इस महान लेखिका के लिए बहुत छोटे हैं। मोर नीलकंठ की सुंदरता उसके चरित्र के कारण अधिक बढ़ जाती है। जब हम पढ़ते हैं कि वह सभी पक्षियों की रक्षा करता था, खरगोश के बच्चों को सांप से बचाता है, एक कुशल संरक्षक बनता है, तो मोरनी राधा से प्रेम करता है और कुब्जा से दूर दूर रहता है। नीलकंठ और राधा की प्रेम कहानी में खलनायिका कुब्जा भी है, जो ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाती। और यही संदेश है कि रूप की सुंदरता के साथ मन की सुंदरता भी होना चाहिए। कुब्जा विकलांगता के कारण कुटिल स्वभाव की हो गई, जिससे उसने नीलकंठ, जिसे प्रेम करती थी, उसे भी दुख पहुंचाया, उसके अंडे फोड़ दिए, उसे राधा के पास नहीं जाने देती थी और एक दिन नीलकंठ का अंत हो गया। संवेदनाएं मनुष्यों और प्राणियों में भी होती है और उन्हें समझने के लिए हमें लेखिका महादेवी वर्मा जैसी सोच चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए। सारांश और विशेषता के बाद हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है, जो पाठ्य पुस्तक के चैप्टर्स के ऊपर होता है। पहला प्रश्न होता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पूरी किताब में से 10 प्रश्न दिए जाते हैं, एक एक अंक के लिए, और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या वाक्य में या वाक्यांश में लिखना होता है। अगर आपका उत्तर एक शब्द में लिखने से पूरा होता है तो अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस पाठ में से एक अंकीय और एक शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्न तैयार किए हैं। तो प्रश्न भी हैं,
उत्तर भी हैं, आप देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न होता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 2 × 7 = 14। आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे पूरी किताब में से और उनमें आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। तो यहाँ हमने सिर्फ इसी पाठ से 3 प्रश्न दिए हैं, लेकिन परीक्षा में आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न, 3 वाक्य ससंदर्भ व्याख्या के लिए दिए जाएंगे। यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं और उसका उत्तर तथा फॉर्मेट भी देख रहे हैं। अगर आप सबसे पहले प्रश्न 2 करते हैं तो मार्जिन में स्पष्ट रूप से उसकी प्रश्न संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद लिखा जाएगा संकेत। संकेत लिखने का अर्थ होता है कि आप 3 में से कौन सा प्रश्न कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। नेक्स्ट बिंदु होता है प्रसंग, जिसमें किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। अगला बिंदु होता है संदर्भ, जिसमें जो भी वाक्य आप ससंदर्भ व्याख्या के लिए कर रहे हैं वह वाक्य कौन किससे कहता है यह लिखा जाएगा। अगला बिंदु होता है मुख्य बिंदु, व्याख्या। दिए गए वाक्य की व्याख्या लिखनी होती है, जिसके लिए आप उस वाक्य के आगे पीछे के वाक्यों, घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अच्छी से व्याख्या कर सकते हैं, उस वाक्य को समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। व्याख्या के बाद लिखना होता है विशेषता। विशेषता में लिखा जाएगा कि हमें इससे क्या सीख मिलती है और लेखक क्या संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे और किस प्रकार फॉर्मेट लिखा जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर, जो है 2 × 15 = 30। तो पूरी किताब में से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने के लिए, ऐसे टाइप उत्तर लिखने के लिए। उनमें से किसी 2 के ऊपर आपको उत्तर लिखना होगा। साधारणतः एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी एक कहानी पर सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगर आप वो उत्तर लिखते हैं तो वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं और उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे कि जिस भी पाठ का सारांश आप लिख रहे हैं वह शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। अगला बिंदु होगा सारांश, जिसमें पूरी कहानी को समरी के रूप में लिखा जाएगा। और अगला बिंदु होता है विशेषता, जिसमें वही हम लिखेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो इस प्रकार होता है हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 4, 1 × 6 = 6 कि 2 शीर्षक दिए जाएंगे। 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। 2 में से आप जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखा जाएगा। उसके बाद उस शीर्षक का परिचय दिया जाएगा कि यह कहाँ पर संकलित है, किताब का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। और उसके बाद जो भी शीर्षक है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखा जाएगा 6 अंक के लिए। तो यहाँ सभी प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं कितने अंक के लिए लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे शीर्षक दिए जाते हैं जिस पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें वह भी ध्यान देना है कि कितने अंक के लिए लिखना है, तो आपको अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार प्रश्न 3 में आपको विस्तार पूर्वक उत्तर लिखना है, जिसमें स्टोरी या जो भी गद्य है वह
पूर्ण रूप से समराइज हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित चारों प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं और इसके अतिरिक्त सिलेबस जो है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।